हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम क्लास 10 के 2022 बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट कर लेते हैं। इन फिगर O is the center of a circle of radius 5 centimeter. PA and BC are tangents to the circle at A and B respectively. If OP equals to 13 centimeter, then find the length of the tangents PA and BC. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? PA और BC फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले रेडियस लिख लेते हैं। तो OA हमें पता है 5, तो OB भी कितना होगा हमारा 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो गिवन है OP इक्वल टू 13 है। तो ये जो टोटल 13 है, इसमें से अगर हम OB माइनस कर दे तो BP कितना बचेगा? 8 कर सकते हैं ना, 30 माइनस 5 तो 8 बचेगा। अब देखो, जो ये टेंजेंट है AP और OA क्या है? रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मींस एट ए कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। तो OAP हो गया हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जो अपोजिट होगा मींस OP वो हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। तो हमें AP फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे? पाइथागोरस के थ्योरम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ठीक है, तो OP स्क्वायर कितना गिवन है? 13, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर मींस 169। OA कितना है? 5, तो ये हो जाएगा स्क्वायर करके 25 प्लस AP स्क्वायर। तो AP फाइंड आउट कर लेंगे हम। ठीक है, तो 25 इधर आएगा, तो ये कितना बन जाएगा? AP स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, तो ये बचेगा 144। ठीक है, तो AP कितना आ जाएगा? रूट 144, तो ये आ जाएगा 12। तो AP इक्वल टू आ गया हमारा 12। ये टोटल आ गया है 12। अब इसमें देखो, जो हम अगर C पॉइंट से देखें तो जो B है वो भी टेंजेंट पॉइंट है और A भी हमारा टेंजेंट पॉइंट है। तो हम बोल सकते हैं कि जो CA है वो CB के इक्वल होगा, है ना। तो सपोज जो AC है वो X है, तो BC भी कितना हो जाएगा हमारा? X हो जाएगा। दोनों की लेंथ इक्वल है। अब हम क्या करेंगे? जो AP है 12, उसमें से हम AC माइनस कर देंगे, तो जो PC बचेगा वो बचेगा 12 माइनस X। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमारा क्या फायदा होगा? हम X कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा BC का लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब यहाँ पे टेंजेंट है BC, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री का एंगल। BC टेंजेंट और OB क्या है? रेडियस। तो यहाँ पे 90 है, तो ये भी 90 मींस CBP हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, और 90 डिग्री के अपोजिट जो PC है वो हाइपोटेनस है। तो चलिए इसमें भी लगा देते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। तो PC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो PC कितना है? 12 माइनस X, तो स्क्वायर है 12 माइनस X स्क्वायर। BC कितना है हमारा? X है, तो ये आ गया X स्क्वायर प्लस BP कितना है हमारा? 8, तो 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। 144 प्लस X स्क्वायर माइनस 24X इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस 64। तो यहाँ पे X स्क्वायर से X स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस 24X बचा है, तो इसको हम उधर ले जाएंगे। कितना हो जाएगा? माइनस 24X इक्वल्स टू 64 माइनस 144, तो ये आ जाएगा माइनस 24X इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 80। ठीक है, तो X कितना हो गया? माइनस 80 अपॉन माइनस 24। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? 8 से ऊपर और 8 से नीचे डिवाइड कर देंगे।
तो ऊपर कितना बचेगा 8 10 या 80 और नीचे कितना बचेगा 3। तो हमारा जो x है वो कितना आ गया है 10/3। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर लेते हैं। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 10 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये कोई टावर है ऑफ हाइट h और ये कोई ग्राउंड है। ठीक है, तो इनिशियली जो कार की पोजीशन है सपोज यहाँ है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर कितना गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो और ये पैरेलल लाइन है, तो ये इक्वल एंगल होंगे। ठीक है, कुछ टाइम बाद मींस 10 सेकंड्स लेटर ये जो कार है सपोज इस पोजीशन पे पहुंच जाती है। ठीक है, x डिस्टेंस कवर करती है 10 सेकंड्स में, तो इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और सपोज इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर जो इसको अब ट्रेवल करना है वो है y मीटर, तो y मीटर कितने टाइम में कवर करेगी ट्रेवल करेगी वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और x मीटर हो गया इनिशियल टू दिस पोजीशन, और मैं इनको नेम कर देता हूं, ये है a b c और d। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं कार की। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और टाइम क्या होता है, टाइम को इधर ले जाओ s को नीचे ले आओ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना तो क्लियर है, फिजिक्स में भी पढ़ा है हम लोगों ने। तो यहाँ पे s इक्वल्स टू d अपॉन टी मीन्स स्पीड कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस चाहिए जो हमने x कवर किया है इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, तो स्पीड आ गई x अपॉन 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है टाइम फाइंड आउट करना है y कवर करने के लिए, तो टाइम यहां से कर लेंगे, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस मींस y कवर करना है और स्पीड कितनी आई अभी x अपॉन 10। ठीक है, तो 10 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू 10 y/x। ठीक है, तो हम अगर y/x किसी तरह कैलकुलेट कर ले तो हमारा टाइम पता चल जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ABC ट्राइंगल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग AB हमारा परपेंडिकुलर है और BC हमारा बेस है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए tan थीटा। यस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 60 इक्वल्स टू P अपॉन B। B क्या है यहाँ पे B मीन्स बेस, तो ये है y, तो tan 60 हो गया √3h अपॉन y, तो h क्या आ गया है यहाँ से y की मल्टीप्लाई कर दो √3 में, तो ये आ गया है √3y। ठीक है, अब हमें क्या करना है ABD ट्राइंगल में देखना है, तो 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग AB हमारा अगेन परपेंडिकुलर हो जाएगा और BD हमारा बेस हो जाएगा, तो इसमें भी हम tan थीटा यूज कर लेंगे, तो tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B मीन्स P है परपेंडिकुलर H और B क्या है यहाँ पे x प्लस वाई, तो tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 और h की जगह हम क्या लिख देंगे √3y, तो √3y अपॉन x प्लस वाई। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो 1 की मल्टीप्लाई x प्लस वाई में होगी तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, और √3 की मल्टीप्लाई √3y में होगी तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3y। ठीक है, अब y को अगर हम उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 2y। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए टाइम कैलकुलेट करने के लिए y अपॉन x, तो हम क्या करेंगे x को उधर डिवाइड कर देंगे x से और 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू y अपॉन x। इतना क्लियर है, तो y अपॉन x मीन्स 1 अपॉन 2 हम इसमें पुट कर देंगे, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा 10 इंटू 1 अपॉन 2, तो टाइम आ गया है y डिस्टेंस कवर करने के लिए हमारा 5 सेकेंड्स। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व कर लेते हैं।
In the picture given below, one can see a rectangular in-ground swimming pool installed by a family in their backyard. There is a concrete sidewalk around the pool of width x meter. The outside edges of the sidewalk measure 7 meter and 12 meter. The area of the pool is 36 square meter. Based on the information given above, form a quadratic equation in terms of x. फाइंड द विड्थ ऑफ द साइडवॉक अराउंड द पूल। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पहले तो ये इसकी फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो पूल है वो कुछ इस तरीके का है, आउटसाइड एजेस, और जो इसके इनसाइड में एक्चुअल पूल है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। और जो ये साइड वॉक है ये कितना मीटर का है, x मीटर है, ठीक है। तो चारों तरफ ये कितना है, x x x x। तो यहाँ पे जो डायमेंशन गिवन है आउटर एज की वो कितनी गिवन है, 12, और यहाँ पे सपोज ये है 7, 12 और 7 मीटर। तो अब हम ध्यान से देखेंगे कि जो इनर पूल का जो एरिया है वो कितना है, 36। तो हम इनर पूल की डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आउटर की 12 है तो x यहाँ से माइनस होगा, x ऊपर से माइनस होगा, तो ये अंदर की कितनी बचेगी, 12 माइनस 2x, ठीक है, ये वाली डायमेंशन। और ये टोटल 7 है तो x इधर से माइनस, x इधर से माइनस, तो ये वाली कितनी बचेगी, 7 माइनस 2x। तो चलिए लिख लेते हैं 7 माइनस 2x। और अगर हम इन साइड्स की मल्टीप्लाई कर दे तो हमें एरिया मिल जाएगा विच इज 36 स्क्वायर मीटर। तो चलिए कर लेते हैं, 12 माइनस 2x, 7 माइनस 2x इक्वल्स टू 36। तो 12 की मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगी तो ये आ जाएगा 84। 12 माइनस 2x तो ये हो जाएगा माइनस 24x, और 7 की मल्टीप्लाई माइनस 2x में होगी तो माइनस 14x, प्लस माइनस 2x हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस 38x, और 36 इधर आके माइनस होगा तो 84 माइनस 36 कितना बचेगा, 48। तो चलिए लिख लेते हैं प्लस 48, ठीक है। तो यहां पे अगर हम 2 कॉमन ले लें क्योंकि सभी में 2 है तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर 19x और 24, ठीक है। तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें 24 इंटू 2 मीन्स 48। तो ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 48 आ जाए और प्लस करके 19 आ जाए, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं 16 और 3 ऐसे नंबर्स होंगे जिसको ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो 2x अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x माइनस 8 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 8 और ये बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर हम x माइनस 8 को 0 पुट करें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8, और 2x माइनस 3 को 0 पुट करें तो x का वैल्यू आएगा 3/2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में गिवन था, पूछा गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो ये तो हम यहाँ तक ही बोल सकते हैं कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब सेकंड पार्ट में विड्थ कैलकुलेट करनी थी, मींस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये आ गई x की वैल्यू। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो x इक्वल्स टू 8 है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ये विड्थ है ये 7 है टोटल, और ये कितना है x और x, तो ये तो 16 हो जाएगा, और ये 7 है तो ये इम्पॉसिबल है। तो x जो है 7 से छोटा ही होना चाहिए इनफैक्ट, तो ये वाला 8 वैल्यू हम कैंसिल कर देंगे। तो x का जो फाइनल वैल्यू आया वो कितना है हमारा 3/2 मीटर्स, ठीक है। ये हो गई साइड वॉक की विड्थ, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व कर लेते हैं। John planned a birthday party for his younger sister with his friends. They decided to make some birthday cakes by themselves and to buy a cake from a bakery shop. For these two items,
दे डिसाइड द फॉलोइंग डायमेंशंस। केक के लिए सिलेंडर शेप विद डायमीटर 24 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। फॉर कैप conical shape with base circumference 44 centimeter and height 24 centimeter. Based on the above information, answer the questions. तो चलिए आंसर करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर वुड बी यूज्ड टू मेक 4 such caps? बी पार्ट है, द बेकरी शॉप sells cakes by weight 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg, etc. To have the required dimensions, how much cake should they order? If 650 centimeter cube equals 100 ग्राम of cake. तो चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सिलेंडर है, जो केक की डायमेंशन है, उसका जो डायमीटर है वो कितना गिवन है? 24, ठीक है, और इसकी हाइट है 14, और जो कोनिकल कैप है, कोनिकल शेप है कैप की, उसका जो हाइट है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर, और जो बेस सरकमफेरेंस है वो गिवन है हमारी 44 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले हम हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर टू मेक सच 4 कैप्स, तो इसका हमें क्या करना होगा? एक कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो सरकमफेरेंस है वो एक सर्कल ही होगा, कोनिकल कैप में जो नीचे रहता है पोर्शन। तो हम देखते हैं कि जो सर्कल का एरिया पैरामीटर होगा वो कितना होगा? 44 गिवन है सरकमफेरेंस या पैरामीटर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और इंटू आर इक्वल्स टू 44, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 44, तो ये 44 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचा r/7 इक्वल्स टू 1, तो r आ गया हमारा 7, ठीक है। 7 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी। अब हमारे पास रेडियस भी आ गई है इसकी, तो ये हो गई रेडियस। अब क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो CSA इक्वल्स टू क्या होता है? πRL, और L यहाँ पे क्या है? स्लैंट हाइट, ठीक है। तो स्लैंट हाइट ये वाली होती है। तो हमारे पास रेडियस भी है और हाइट भी है, तो हम स्लैंट हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। तो L, चलिए यहाँ पे करता हूँ, L इक्वल्स टू √h² प्लस r² होती है। तो L इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर विच विल बी 576 प्लस r², r कितना है? 7, तो ये आ जाएगा 49। तो यहाँ से L आ जाएगी √625, तो L आ जाएगा 25। तो हमारी स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 25। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू कितनी है? 7, और L की वैल्यू कितनी है? मीन स्लैंट हाइट 25, जो अभी कैलकुलेट करी है। तो 7 से 7 गया, तो 22 इंटू 25, इसकी मल्टीप्लाई करनी है सिंपल। तो ये कितना आ जाएगा? चलिए कर लेते हैं। 25 टू जा 50, 5 कैरी, तो 25 टू जा 50 एंड 5 कैरी, तो 550, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? ये तो एक कैप का सरफेस एरिया आया, ठीक है। हमें 4 कैप्स बनानी है, तो 4 कैप्स के लिए जो सरफेस एरिया लगेगा, बस एक वाले से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना सरफेस एरिया या इस सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर लगेगा टू मेक सच 4 कैप्स, ठीक है। तो चलिए आप बी पार्ट कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? टू हैव द रिक्वायर्ड डायमेंशन, हाउ मच केक शुड दे ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि जो ये गिवन है वो इतने वॉल्यूम में 100 ग्राम केक है। तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे इस डायमेंशन के बेसिस पे, तो उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर पाएंगे कितना ऑर्डर उनको केक करना चाहिए, कितना केजी ऑर्डर करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का वो कितना होगा? πr²h, तो पाई कितना मीन्स 22/7, r कितना होगा? यहाँ पे डायमीटर 24 है, तो r हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर इंटू h, h मीन्स 14, तो 7 से 14 जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 2 आ जाएगा 44, तो 44 इंटू 12 स्क्वायर मीन्स 144, ठीक है, 144।
तो ये टोटल वॉल्यूम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6336 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम होना चाहिए केक का। ठीक है, इस डायमेंशन के लिए। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यूज गिवन है इतने वॉल्यूम में इतना ग्राम होता है, उसकी हेल्प से हम ये चेक कर लें कि इतने वॉल्यूम में कितना ग्राम हो सकता है। तो चलिए, तो गिवन है कि 6 सेंटीमीटर क्यूब में 100 ग्राम केक आ जाता है। ठीक है, तो हम चेक कर लें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होगा। तो 100/650 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करें कि इतने वॉल्यूम में कितना आएगा। तो 6336 इक्वल्स टू इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ जाएगा, 100 × 6336/650 ग्राम। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 974.7 ग्राम। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कितना है, ये 1000 ग्राम के ऑलमोस्ट है, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये 1 kg के पास है, क्योंकि जो ऑर्डर कर सकते हैं वो या तो ½ kg कर सकते हैं, 1 kg या 1.5 kg। तो उनको जो ऑर्डर करना चाहिए वो 1 kg का केक करना चाहिए टू गेट सच अ रिक्वायर्ड डायमेंशन। ठीक है, चलिए बच्चों, सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। The mode of a grouped frequency distribution is 75 and the model class is 65 to 80. The frequency of the class preceding to the model class is 6 and the frequency of the class succeeding the model class is 8. Find the frequency of the model class. तो अगर आपको नोमेनक्लेचर पता है जो हम मोड कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, तो आपको पता होगा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है उसको बोलते हैं हम F1। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इससे प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F0। तो प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारी 6, तो F0 = 6, और सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F2 विच इज गिवन एज 8। इतना क्लियर है। और जो मॉडल क्लास है यहाँ पे कितना गिवन है, 65 to 80। तो मैं लिख देता हूं मॉडल क्लास इक्वल्स टू 65 to 80, और मोड कितना गिवन है, ये गिवन है हमारा 75। तो चलिए मोड का फॉर्मूला लिखते हैं और फाइंड आउट करते हैं। जो F1 है क्या होगा, तो मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोड है वो कितना गिवन है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे 75, और L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास विच इज हियर 65, प्लस F1 तो कैलकुलेट ही करना है, माइनस F0 कितना है, 6 है, तो F1 माइनस 6 अपॉन 2F1 माइनस F0 क्या हो गया 6, और F2 क्या है 8, तो ये आ जाएगा -6 माइनस 8 इंटू H। H क्या होता है, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। तो इसमें 80 में से हम 65 माइनस कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 15। ठीक है, अब देखो 75 में से हम 65 इधर लाके माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा हमारा 10 = 15 इंटू F1 माइनस 6 अपॉन 2F1 माइनस -6 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -14, तो 2F1 माइनस 14। अब 15 से हम 10 को डिवाइड कर देंगे इधर लाके, तो ये आ जाएगा 10/15 इक्वल्स टू F1 माइनस 6 अपॉन 2F1 माइनस 14। तो यहीं पे मैं 10/15 को क्या लिख सकता हूँ, 5 से डिवाइड करके 2/3। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई F1 माइनस 6 में होगी, तो 3F1 माइनस 3 इंटू 6 मीन्स 18 इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई 2F1 माइनस 14 में होगी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2F1 मीन्स 4F1 माइनस 2 इंटू 14 तो 28। ठीक है, तो अब 3F1 को उधर ले जाते हैं, माइनस कर देंगे, और -28 को इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 28 माइनस 18 इक्वल्स टू 4F1 एज इट इज माइनस 3F1। इतना क्लियर है। तो 28 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 इक्वल्स टू 4F1 में से 3F1 जाएगा, तो ये बचेगा सिंपल F1, तो F1 आ गया हमारा
10 और F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 2? तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि 5 से तो डिविजिबल हो बट 2 से डिविजिबल नहीं हो। जैसे अगर हम 10 को ले तो 10 5 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो जिसके एंड में भी 0 आ रहा है वो तो 5 से भी और 2 से भी दोनों से डिविजिबल है। बट अगर हम 15 की बात करें तो वो सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 and 1000 के बीच में, तो 5, 15, 25, 35 इस तरह के नंबर 5 से तो डिविजिबल हो गए बट 2 से नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसका लास्ट नंबर क्या आएगा? 1000 तो 5 से डिविजिबल है बट 2 से भी डिविजिबल है, तो उसके जस्ट पहले अगर हम देखें तो वो आएगा 995। ठीक है, तो 5 से लेकर 995 तक कितने नंबर से, ये हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 ऐड होते जा रहा है कंजुगेटिव नंबर्स में। ठीक है, तो हम इसको एपी के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एपी का फॉर्मूला लगा लेंगे और nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके एन कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए, तो ए क्या हो गया हमारा 5 और डी क्या है यहाँ पे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो 15 - 5 मीन्स 10 हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले भी यूज कर चुके हैं, a + n - 1d। ठीक है, तो nth टर्म क्या है, मीन्स लास्ट टर्म। सपोज इसकी n पोजीशन पे है, ये है ना, तो यही हमारा nth टर्म। तो ये है कितना, 995 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, हमने अभी लिखा 5 + n तो कैलकुलेट करना है n - 1 और d कितना है 10। तो चलिए लिख लेते हैं और यहां से हम n कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 995 - 5 इक्वल्स टू 10 × n - 1। ठीक है, तो 5 माइनस कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 990 इक्वल्स टू 10 n - 1। अब 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 990/10 इक्वल्स टू n - 1। तो 10 से डिवाइड होगा तो 99 इक्वल्स टू n - 1। इतना क्लियर है। अब 1 को भी इधर लाके ऐड कर देंगे, माइनस में है इधर, तो n इक्वल्स टू 99 + 1 मीन्स n इक्वल्स टू 100। तो 5 और 995 तक हमारे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 100। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ky² - 11y + k - 23 = 0 is 13/21 more than the products of the roots, then find the value of k। तो जो कंडीशन गिवन है वो पुट कर लेते हैं पहले। तो सम ऑफ रूट्स गिवन है अल्फा + बीटा, मैंने इसके रूट्स को मान लिया है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स इज 13/21 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। ये तो क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। तो -b मीन्स b क्या हो जाएगा, -11 कोफिशिएंट ऑफ y। तो हम लिख सकते हैं -b, तो b हो गया -11/a। a क्या है यहाँ पे, k इक्वल्स टू 13/21 प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, c/a। तो ये आ जाएगा k - 21/k। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 11/k और इसको मैं इधर ले जाता हूं तो k - 23/k इक्वल्स टू 13/21। ठीक है, यहाँ पे k है दोनों डिनोमिनेटर में, तो हम एलसीएम ले लेंगे, k ही आएगा। तो ये ऊपर न्यूमरेटर में 11 - k - 23 इक्वल्स टू 13/21। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 11 - k और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा +23/11 इक्वल्स टू 13/21। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐड कर लेते तो 11 और 23 कितना हो जाएगा, 34 - k। ठीक है, अपॉन k इक्वल्स टू 13/21। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 21 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 34 - k में और 13 की मल्टीप्लाई हो जाएगी k में। तो
अब हम 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 34 में, तो 21 इंटू 34 माइनस 21k इक्वल्स टू 13k। ठीक है, अब 21k को हम उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो 21 इंटू 34 इक्वल्स टू 13k प्लस 20k 21k। ठीक है, तो 21 इंटू 34 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा देखते हैं, 314 और 123, तो 34k। तो यहाँ पे 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 34 से 34 कैंसिल, तो 21 इक्वल्स टू k, या k इक्वल्स टू 21, तो वैल्यू आ गई हमारी k की 21। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का और पार्ट कर लेते हैं। If x equals to -2 is the common solution of quadratic equations ax square plus x minus 3 equals to 0 and x square minus bx plus b equals to 0, then find the value of a square b। तो ये जो x इक्वल्स टू -2 है, ये दोनों का सॉल्यूशन है, मींस ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को, तो हम इनमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से a आ जाएगा और इस इक्वेशन से b आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो a x की जगह रख देंगे -2 स्क्वायर प्लस x की जगह -2 माइनस 3a इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर मीन्स 4, तो ये आ जाएगा 4a -2 माइनस 3a इक्वल्स टू 0। तो 4a माइनस 3 है, तो ये बचेगा a, और -2 उधर जाके बन जाएगा +2, तो a इक्वल्स टू आ गया हमारा 2। अब चलिए b भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे। तो x की जगह हम पुट कर देंगे -2, तो ये हो गया -2 स्क्वायर प्लस b -2 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो -2 स्क्वायर अगेन 4 हो जाएगा। ठीक है, और -2 भी हो जाएगा ये, प्लस b इक्वल्स टू 0। तो 4 -2b प्लस b, तो ये आ जाएगा -b, तो 4 -b इक्वल्स टू 0, और b को उधर ले जाएंगे तो 4 इक्वल्स टू b, या b इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो a और b की वैल्यू आ गई है। अब इस a स्क्वायर b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इंटू b मीन्स 4, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 4, तो ये आ गया हमारा 16। तो a स्क्वायर b की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डाटा का हमें मीन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम मीन का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो fi क्या है यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी, तो इनको अगर ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा हमारा 25। ठीक है, अब हमें fi xi भी चाहिए, मीन्स fi xi का समेशन चाहिए, उसके लिए पहले हमें xi चाहिए होगा। अब xi कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम किसी भी क्लास का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को अगर ऐड कर दे और उसको 2 से डिवाइड कर दे, तो वही क्या होता है, xi। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 6 हो जाए, 1 + 5 हो जाएगा 6 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 3, और 5 + 9 हो जाएगा 14, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, तो 9 to 13 आ जाएगा क्लास मार्क 11, xi आ जाएगा 11, और 13 to 17 आ जाएगा 15। ठीक है, अब fi xi कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 × 3 हो जाएगा 12, 8 7 जा 56, 11 7 जा 77, और 15 6 जा 90, और इनको भी अभी हमें ऐड करना है, तो सिंपली ऐड कर सकते हैं आप, ये आ जाएगा 235। तो हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे, विच विल कम आउट टू बी 235 अपॉन सिग्मा fi मीन्स 25। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो और ऊपर भी 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये कितना बचेगा, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। ठीक है, अब 47/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.4। तो जो हमारा मीन है इस डाटा का वो आ गया है 9.4। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। इन फिगर देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O। If ARC and AQB are tangents to the smaller circle from the point A lying on the larger circle, find the length of AC if AQ equals to 5 cm। तो चलिए सबसे पहले हम जो ये AC है ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो ये जो R है, अगर मैं R को O से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये OR क्या हो गया है, रेडियस,
और AC क्या है, टेंजेंट, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मींस एट R कितना डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री का होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ARO 90 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो कि जो ये स्मॉलर सर्कल है इस पे हमने टेंजेंट डाला है A से, तो AQ और AR दोनों टेंजेंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट डालते हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो हमें जो AQ है वो गिवन है 5, तो इक्वल लेंथ होने के कारण क्या हो जाएगा, AR भी हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे कि जो बिगर सर्कल है उसकी कोड है AC, और AC पे हम OR एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि कोड पे जो OR है वो परपेंडिकुलर है, तो वो बाइसेक्ट भी करेगा कोड को। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है रेडियस, तो OR हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो AR इक्वल टू हो जाएगा RC, तो AR इक्वल टू RC, और AR कितना आ गया हमारा 5, वो हमारा AQ इक्वल टू AR से आया था, तो इसको लिख सकते हैं हम 5। अब हमें AC कैलकुलेट करना है, तो हम लिख सकते हैं AC को AR प्लस RC, और AR कितना है 5 और RC भी कितना है 5, तो AR कितना आ गया है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। The curved surface area of a right circular cylinder is 176 square centimeter and its volume is 1232 cubic centimeter. What is the height of the cylinder? तो चलिए सबसे पहले सिलेंडर बना लेते हैं। तो सपोज दिस इज आवर सिलेंडर, और इसकी हाइट है सपोज h, और रेडियस है कितनी r। ठीक है, तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये होता है 2 पाई आर एच, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना गिवन है 176, ओके, और जो वॉल्यूम है वो कितना गिवन है 1232। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो हमारा एच एच कैंसिल हो जाएगा और आर बच जाएगा, तो पहले हम आर कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए करते हैं, तो वॉल्यूम अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1232 अपॉन 176। इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया और h से h कैंसिल हो गया है, ऊपर r स्क्वायर है नीचे r है, तो सिंगल पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर सिर्फ r बचेगा, और 176 से 1232 जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये बचा r बाई 2 इक्वल टू 7, तो r कितना आ जाएगा 2 इंटू 7, तो ये आ गया हमारा 14। ठीक है, तो हमारा रेडियस आ गया है। अब हम इस रेडियस को कर्व सरफेस एरिया में पुट करके हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए करते हैं, तो 2 पाई आर एच मीन्स 2 इंटू 22/7 हो गया पाई, और रेडियस हमने अभी कितना कैलकुलेट किया 14, और एच तो कैलकुलेट ही करना है, इक्वल टू होना चाहिए 176 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 7 से 14 को डिवाइड कर देंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और 22 से 176 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4h इक्वल टू हो गया 8, और h कितना आ जाएगा 8/4, तो h इक्वल टू आ गया हमारा 2। तो इस तरीके से हम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे सिलेंडर की। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट कर लेते हैं। The largest sphere is carved out of a solid cube of side 21 centimeter. Find the volume of the sphere. तो चलिए पहले क्यूब बना लेते हैं। तो ये जो मैं बना रहा हूं ये क्यूब का फ्रंट पेज है। ठीक है, और अगर इसमें मैं एक इस तरीके सर्कल बना दूं तो ये क्या बन गया है क्यूब। समझ पा रहे हो, वैसे तो क्यूब ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ फ्रंट फेस बनाया है। ठीक है, उसमें एक स्फेयर रखा हुआ है, तो मीन्स ये काटा गया है, निकाला गया है, तो जो क्यूब की साइड है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो यही क्या हो जाएगा इस स्फेयर का डायमीटर। ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगा स्फेयर का, वो हो जाएगा 21/2।
ठीक है, तो इसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आर क्यूब मीन्स आर की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। तो यहाँ पे अगर हम 3 इंटू 7 21 से 21 डिवाइड कर देंगे और 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा और इस 2 से ये वाला 2 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इस 2 से हम 22 को डिवाइड कर देंगे तो 11 बचेगा। तो ये आ गया 11 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, तो 11 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। ठीक है, तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8351 और सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम का क्यूब स्फीयर हमने निकाल लिया है। ठीक है, क्यूब में से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p(x-4 x-2 plus x-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जब भी हम रियल एंड इक्वल रूट्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए, मींस 0 के इक्वल होना चाहिए। बट हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तब हम इसमें d इक्वल्स टू 0 पुट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। p इंटू x-4 x-2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, x की -2 में होगी तो -2x, -4 की x में होगी तो -4x और -4 इंटू -2 हो जाएगा +8। ठीक है, प्लस x-1 का होल स्क्वायर भी एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 - 2x इक्वल्स टू 0। तो अब इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं। चलिए पहले एक स्टेप और करते हैं। p इंटू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 और ये कितना है, x स्क्वायर प्लस 1 - 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, px स्क्वायर -6px प्लस 8p प्लस x स्क्वायर प्लस 1 - 2x इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे x स्क्वायर के टर्म्स एक साथ लिख लेंगे, तो px स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा p और यहाँ से बचेगा 1, तो p प्लस 1 x स्क्वायर। सिमिलरली हम x के कोफिशिएंट्स भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे -2p तो प्लस -6p और ये आ जाएगा -2x, तो यहाँ से आ जाएगा -2 और कॉमन है x। ठीक है, प्लस 8p प्लस 1, तो इसको भी लिख लेते हैं 8p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसमें हम d इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, तो d इक्वल्स टू 0 मीन्स b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0। b क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट विच इज -6p - 2 का होल स्क्वायर -4, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा p प्लस 1 और c क्या होगा 8p प्लस 1 कॉन्स्टेंट। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करके हमें p का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहां से हम -2 कॉमन ले सकते हैं, तो -2 कॉमन लेके आ जाएगा 3p प्लस 1। ठीक है, होल स्क्वायर -4 और p प्लस 1 और 8p प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, p इंटू 8p हो जाएगा 8p स्क्वायर। p की 1 से करेंगे तो p, 8p की 1 से करेंगे तो 8p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करते हैं। तो यहां से अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 को मैं यहां से कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो 4 मैंने ले लिया है कॉमन, तो फर्स्ट टर्म को अगर मैं स्पेंड करूँ 3p प्लस 1 स्क्वायर को, तो ये आएगा 9p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6p। ठीक है, और ये क्या है, माइनस है, तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी सारे टर्म्स में, तो ये हो जाएगा -8p स्क्वायर और ये क्या है p प्लस 8p तो 9p और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9p हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट वाला टर्म है 1, तो -1 से इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये भी -1 हो जाएगा। ओके, और इक्वल्स टू 0, तो यहां से जो 4 है वो तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9p स्क्वायर और
माइनस 8p स्क्वायर, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर, 6p माइनस 9p कितना हो जाएगा, माइनस 3p, तो p स्क्वायर माइनस 3p, और 1 से 1 तो कैंसिल हो गया है, इक्वल्स टू 0, तो p अगर हम कॉमन ले ले तो ये बचेगा p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब p को 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा p का वैल्यू, ठीक है। बट अगर p माइनस 3 को 0 रखेंगे तो p का वैल्यू कितना आएगा, 3, तो p की वैल्यूज आ गई हमारी 0 और 3, ताकि इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हो जाए, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट कर लेते हैं। Had Arush scored 8 more marks in a mathematics test out of 35 marks, 7 times these marks would have been 4 less than square of his actual marks. How many marks did he get in the test? तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसके टेस्ट में x मार्क्स थे, ठीक है। तो जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लिखेंगे। तो इसने बोला है कि अगर उसके 8 मार्क्स मोर आ जाते हैं, ठीक है, तो x प्लस 8, तो इसका जो 7 टाइम्स है दैट वुड हैव बीन 4 लेस देन स्क्वायर ऑफ हिज एक्चुअल मार्क्स, मींस x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अब हम सोल्व कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी, तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, 7 8 जा 56 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4। अब हम सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो इधर बचेगा 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर, 7x इधर आएगा तो माइनस 7x, माइनस 4 तो है ही, और प्लस 56 उधर जाएगा तो माइनस 56 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 7x, और ये कितना है माइनस 60। तो अब हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए और माइनस करके 7 आ जाए। तो हम सोच सकते हैं कि 12 और 5 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, माइनस करेंगे तो 7 आएगा और 12 5 जा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, माइनस 7x लिखा हुआ है। तो इसमें से अब हम कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और सेकंड में से बचेगा माइनस 12, और लास्ट 2 टर्म्स में से भी क्या कॉमन ले लेंगे 5, तो यहाँ पे बचेगा 5 और x माइनस 12, तो x माइनस 12 भी हम अब हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5। अब हम दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 12, और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 5, ठीक है। तो x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, 12 और माइनस 5, बट जो मार्क्स है वो तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस 5 हम रिजेक्ट कर देंगे, तो हम बोलेंगे कि जो आरुष के टेस्ट में मार्क्स थे वो कितने हैं, 12, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर लेते हैं। An aeroplane when flying at a height of 3125 meter from the ground passes vertically below another plane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between two planes at that instant. तो चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये एक प्लेन है इस पॉइंट पे, और ये हो गया हमारा ग्राउंड। तो इस प्लेन की हाइट कितनी है, 3125 मीटर, ठीक है। और इसके जो ऊपर है वर्टिकली अबोव कोई दूसरा प्लेन है, सपोज इनके बीच में जो डिस्टेंस है या हाइट है वो है h, और यही h हमें कैलकुलेट करना है। तो ग्राउंड पे किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस प्लेन का है, नीचे वाले का ये कितना गिवन है 30 डिग्री, और ऊपर वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं इनको नेमिंग कर देता हूं। सपोज ये पॉइंट है A, B, C और D, और जो ये CD का डिस्टेंस है सपोज ये क्या है x डिस्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BCD ट्राइंगल में 30 डिग्री करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और CD हो जाएगा हमारा बेस। तो हम क्या लगा सकते हैं, tan थीटा। तो tan 30 विल बी 3125 विच इज परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा x। तो tan 30 कितना है 1/√3 इक्वल्स टू 3125 बाई x।
तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा 3125 और √3 की मल्टीप्लाई होगी तो √3 मीटर। ठीक है, तो x तो आ गया है। अब हम क्या करेंगे, टोटल ACD ट्राइंगल में देखेंगे, बिग ट्राइंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके करस्पॉन्डिंग AC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और CD हमारा अगेन बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज, नाउ परपेंडिकुलर इज AB प्लस BC, तो ये हो जाएगा h प्लस 3125 अपॉन x। तो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट भी कर ली है, पुट कर देंगे। तो tan 60 कितना होगा, √3 इक्वल्स टू h प्लस 3125 अपॉन x की वैल्यू क्या है 3125 √3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की √3 मल्टीप्लाई होगी तो 3 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 3125, 3 3 बन जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू h प्लस 3125, तो 3125 को इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 3125 इंटू 3 माइनस 3125 इक्वल्स टू h। अब हमें h कैलकुलेट करना है तो इसमें क्या करेंगे, 3125 कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म्स में है तो 3125, फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा 3 और सेकंड टर्म से क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू h। तो h क्या आ गया है हमारा 3125 इंटू 2। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6250। ठीक है, 6250। तो जो दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस है वो है 6250 मीटर। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लेते हैं। If the last term of an AP of 30 terms is 119 and the 8th term from the end towards the first term is 91, then find the common difference of AP, hence find the sum of all the terms of the AP। तो इस AP में 30 terms है ना, तो सपोज फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड है A2, A3 एंड सो ऑन, और जो लास्ट टर्म है 8/30 उसका कितना वैल्यू है 119, और गिवन है कि लास्ट पोजीशन से जो हमारा 8th टर्म है वो गिवन है 91। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें nth टर्म लगा देंगे लास्ट से। ठीक है, तो जो हमारा A8 हो जाएगा फ्रॉम लास्ट, A8 विल बी A प्लस n-1 D। अब ये जो A है वो कौन सा है हमारा, ये वाला A, तो हम अपोजिट लिख रहे हैं। ठीक है, तो A8 क्या हो जाएगा हमारा, गिवन है 91 और A मीन्स 30th टर्म, तो ये आ जाएगा 119 प्लस n-1, तो n तो हमारा 8 ही है, तो 8 - 1 D हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे 119 को हम इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 91 माइनस 119 इक्वल्स टू 8 - 1 मीन 7 D। तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 एंड 2, और माइनस का आएगा तो 7D, तो D कितना आ गया है -28/7, तो D आ गया है -4। ठीक है, तो ये D कैसे आया है, फ्रॉम लास्ट, तो अगर हम फ्रॉम बिगिनिंग से बात करें तो D विल बी हमारा 4। समझ में आ रहा है। और अब अगर हम 30 टर्म्स का सम कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा 30/2, फॉर्मूला लिख देता हूं चलो, तो ये होता है n/2 2A प्लस n-1 D, तो 30/2। अब यहाँ पे हम AP का एंड से ही हम सम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 30/2 2 इंटू A कितना हो जाएगा 119 प्लस n-1, तो n कितना है 30 - 1 और D कितना है एंड से -4, तो ये कितना आ जाएगा 15। 2 इंटू 119 कितना हो जाएगा 238 माइनस 30 - 1 हो जाएगा 29, और 4 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 116। ठीक है, तो 15 इंटू 238 माइनस 116, तो ये कितना आ जाएगा 2 122। अब 15 की 122 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1830। तो सम ऑफ 30 टर्म्स आ गया है 1830।
30। इस तरीके से हम सम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर लेते हैं। In figure, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the tangents BD and DC into which BC is divided is by the point of contact D are of length 6 cm and 8 cm respectively. If the area of triangle ABC is 84 cm square, find the lengths of sides AB and AC. तो चलिए यहाँ पे हमें पता है कि जो BC कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहाँ पे D, और इसी तरीके से AC पे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है सर्कल और ट्राइंगल का, उसको मैं नाम दे देता हूँ E, और AB पे नाम दे देता हूँ F। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो B पॉइंट है उससे हम सर्कल पे टेंजेंट डाल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है BD और BF। तो हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे टेंजेंट डालते हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो BD इक्वल्स टू BF हो जाएगा, तो BF हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली DC और EC इक्वल होना चाहिए क्योंकि EC पॉइंट से हम टेंजेंट डाल रहे हैं, तो DC अगर 8 है तो EC भी आ जाएगा 8। सिमिलरली जो A पॉइंट है उससे भी हम टेंजेंट डाल रहे हैं AF और AE पे, तो वो भी इक्वल होने चाहिए। तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि जो AF है वो x है, तो AE भी कितना होगा, x होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया लगा देंगे और हम उसको 84 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं सेमी पैरामीटर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो सेमी पैरामीटर क्या होगा, S इक्वल्स टू BC की लेंथ कितनी है 8 + 6, तो ये हो जाएगा 14, प्लस जो हमारा AB है वो कितना है x + 6। ठीक है, और जो हमारा AC है वो कितना है x + 8 अपॉन 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 28 + 2x अपॉन 2। ठीक है, और 2 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2 कॉमन लेके 14 + x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेमी पैरामीटर आ गया हमारा 14 + x। इतना क्लियर है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, रूट में S, S - A, S - B और S - C। तो इसको हम इक्वेट कर देंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो S की वैल्यू पुट करते हैं, तो S कितना है हमारा 14 + x, और अब लिखते हैं S - A। ये जो A B C है ये क्या है, ट्राइंगल की साइड्स। तो जो BC है उसको मान लेते हैं हम सपोज B, AC को मान लेते हैं C, और AB को मान लेते हैं सपोज A। ठीक है, तो आप कोई से को भी ABC किसी को मान सकता है क्योंकि ये सिमेट्रिक है सब। तो S - A, तो A माना है हमने x + 6, तो S क्या है 14 + x - x + 6, और S - B क्या हो जाएगा, अगेन 14 + x - B। B क्या है हमने माना है 14, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 14, और लास्ट टर्म जो बचा वो बचा S - C। तो S तो हमारा 14 + x ही है, और -C कितना है हमारा x + 8, तो इसको भी पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा x + 8। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम सोल्व करेंगे, और इक्वल में कितना है 84। ओके, तो यहाँ पे 14 + x को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो ये रूट है उसको मैं उधर स्क्वायर बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो हो जाएगा 84 स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखो अगर 14 + x - x + 6 को अगर हम सोल्व करें, यहाँ पे स्पेस कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 + x - x - 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 + x -14 है, तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पे हम x लिख सकते हैं, और 14 + x - x + 8, तो ये हो जाएगा 14 + x - x - 8। ठीक है, और इक्वल्स टू में 84 का स्क्वायर, ये रूट उधर जाके स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 84 × 84। इतना क्लियर है। चलिए अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 14 + x, यहां से x और x को अगर हम प्लस माइनस से कट कर दें तो 14 - 6 हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे तो x ही है, और ये कितना बचेगा, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 14 - 8 6, तो यहाँ पे भी हम
6 लिख के, और ये कितना 84 इंटू 84, ठीक है। तो चलिए इसको ऊपर सोल्व कर लेते हैं। 14 प्लस एक्स, और ये x रहेगा, और 8 इंटू 6 बचेगा 48, तो इक्वल्स टू में है 84 इंटू 84, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम x की मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ठीक है, और 48 से हम उधर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 84 इंटू 84 अपॉन 48, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, चलिए देखते हैं कितना आएगा। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12, और इसको करेंगे तो ये आएगा 21, ठीक है। और अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, और ये बचा 7, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 21 इंटू 7 को इधर ले जाते हैं, तो 21 इंटू 7 इक्वल्स टू 0। तो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 21 इंटू 7 मीन्स 147 आ जाए, और माइनस करके 14 आ जाए। तो हम देख सकते हैं कि 21 और 7 को ही हम यूज कर सकते हैं। तो 21 में से अगर हम 7 माइनस कर दें तो 14 आएगा। तो चलिए, तो एक्स स्क्वायर 14x को क्या लिख सकते हैं 21x माइनस 7x माइनस 21 इंटू 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा x प्लस 21, और यहाँ पे अगर 7 कॉमन ले ले तो यहाँ से बचेगा x प्लस 21 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अब हम x प्लस 21 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 21 x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो अगर x प्लस 21 को 0 पुट करें तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 21, और x माइनस 7 को 0 पुट करें तो x आ जाएगा 7, ठीक है। तो माइनस 21 तो x नहीं हो सकता क्योंकि ये तो साइड की लेंथ है, तो माइनस 21 हम कैंसिल कर देंगे, तो x इक्वल्स टू आ गया हमारा 7। अब 7 हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा AB और AC आ जाएगा। कैसे, AB कितना है हमारा, देखते हैं, x प्लस 6, तो x प्लस 6 मीन्स x की जगह 7, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 6 मीन्स 13। और अगर हम AC की बात करें तो AC कितना है x प्लस 8, तो x की जगह 7 पुट कर दे प्लस 8, तो ये आ जाएगा AC इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम AB और AC कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन 8 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज ये एक टावर है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है कुछ डिस्टेंस पे, और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैप है इसको मैं मान रहा हूं सपोज x, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो जो टावर के टॉप्स का एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग से वो कितना गिवन है हमें 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट मीन्स टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 45 डिग्री। इतना क्लियर है। तो अब आप देखो ये जो मैंने बनाया है ये भी एक पैरेलल लाइन है टू द ग्राउंड, तो हमारा जो 8 मीटर है ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है। हमें अल्टीमेटली हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है, तो ये तो हमारा 8 ही आ गया है। और सपोज जो इसे ऊपर का डिस्टेंस है बिल्डिंग से टावर की हाइट ये कितनी है h, ठीक है। और जो टोटल हाइट है टावर की वो सपोज कैपिटल H है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे बाद में जब h आ जाएगा, तो h प्लस 8 करके हम कैपिटल H कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा एम है स्मॉल h कैलकुलेट करना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इनको नेमिंग भी दे देता हूं, चलो। तो A B C D E। तो सबसे पहले हम ADC ट्राइंगल में देखेंगे। तो यहाँ पे 55 डिग्री करस्पॉन्डिंग CD हो गया हमारा परपेंडिकुलर और AD हो गया हमारा बेस। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को यूज करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लेंगे। कौन सा होता है tan। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स 8 अपॉन बेस मीन्स x। तो ये आ गया tan 45 1 इक्वल्स टू 8 अपॉन x। तो x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो हमारा
जो विड्थ है मींस डिस्टेंस है बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग वो भी पता चल गया है, बट हमारा जो मेन एम है वो एच कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एडीई ट्राइंगल में देखेंगे, ठीक है। तो ये है 60 डिग्री, इसके करस्पॉन्डिंग एडी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और एडी हो जाएगा हमारा बेस। तो चलिए यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, अगेन tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मींस h और बेस मींस x। तो x तो हमने 8 कैलकुलेट कर लिया, इसमें पुट कर देंगे। तो tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल्स टू h अपॉन x मींस 8। तो 8 की हम मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो h कितना आ जाएगा 8√3 मीटर, ठीक है। बट वेट, हमें करना है हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट मींस कैपिटल H। तो कैपिटल H क्या हो जाएगा, स्मॉल h प्लस 8, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो h इक्वल्स टू h की स्मॉल h की जगह लिख देंगे 8√3 प्लस 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1 ये आ जाएगा मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व कर लेते हैं। Yoga is an ancient practice which is a form of meditation and exercise. By practicing yoga, we can not even make our body healthy but also achieve inner peace and calmness. The International Yoga Day is celebrated on 21st of June every year since 2015. To promote yoga, Green Park Society in Pune organized a 7-day yoga camp in their society. The number of people of different age groups who enroll for this camp is given as follows. Based on the above, find the following. Find the median age of people enrolled for the camp. तो इस डाटा का हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम सबसे पहले CF कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो CF कितना हो जाएगा, फर्स्ट क्लास के लिए तो 8 ही रहेगा, सेकेंड क्लास के लिए 8 में 10 ऐड कर देंगे तो 18, और 18 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, और 33 में अगर हम 25 ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा 58, 58 में अब 40 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 98, 98 में 24 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 122, और 122 में 18 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 140, ठीक है। तो अब हमें जो ये 140 है इसको हम n बोलते हैं, तो हम n/2 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो n/2 कितना आ जाएगा 140/2 मीन्स 70। अब चेक करें कि जो 70 है वो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 58 और 98 के बीच में लाई करेगा 70। तो इसीलिए जो 70 से जस्ट ग्रेटर है उसको हम बोल देंगे मीडियन क्लास, ठीक है। तो 55 to 65 हो गई हमारी मीडियन क्लास। तो चलिए अब मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास विच विल बी 55। तो 55 प्लस n/2 कितना है 70 है, तो 70 माइनस CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास टू मीडियन क्लास, ठीक है। तो 58 यूज कर लेंगे, और F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, और H क्या होता है, हाइट ऑफ द मीडियन क्लास। तो अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 65 माइनस 55, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो H इक्वल्स टू 10 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 55 प्लस, अब देखो 10 से हम 40 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, और 70 माइनस 58 हो जाएगा 12, तो 12/4। अब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो 55 प्लस 3, तो जो हमारा मीडियन है इस डाटा का वो आ गया है 58, ठीक है। चलिए फिर बी पार्ट देख लेते हैं। If X more people of age group 65 to 75 had enrolled for the camp, the mean age would have been 58. Find the value of X. तो हमें क्या करना है अब, 65 to 75 एज ग्रुप में हम X मोर नंबर ऑफ पीपल ऐड कर देंगे। तो नंबर ऑफ पीपल ये है, तो ये हो जाएगा 24/24 प्लस X। तो अगर X मोर पीपल आए तो मीन कितना हो जाएगा इस डाटा का 58। तो चलिए अब हम मीन की हेल्प से ये X कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम XI कैलकुलेट करेंगे। XI कैसे आएगा, जो क्लास
लिमिट्स है 15 और 25, इनको ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा xi। तो 15 प्लस 25 कितना होता है 40, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे और 2 से डिवाइड कर दे तो 40/2 मीन्स 20 बच जाएगा। तो xi आ गया है 20 और 25 to 35 अगर ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। आप इसी तरीके सभी का xi कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 40, 45 to 55 आ जाएगा 50, 55 to 65 आ जाएगा 60 और 65 to 75 आ जाएगा 70 और 75 to 85 आ जाएगा 80, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए मैं लिख देता हूं। मीन इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। तो सिग्मा fi मीन्स ये तो fi है हमारा, तो इनका एडिशन। तो हमने अभी देखा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 140 आई है, लेकिन अब x मोर नंबर ऑफ पीपल आ गए हैं तो जो fi सिग्मा fi आ गया है वो कितना आ गया है 140 प्लस x। तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं 140 प्लस x और जो मीन है वो तो गिवन है 58, ठीक है। तो अब हमें सिग्मा fi xi कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं fi xi। तो ये fi और ये xi इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 160, 10 इंटू 30 आ जाएगा 300, 15 इंटू 40 आ जाएगा 600, ठीक है। 25 इंटू 50 कितना आ जाएगा, एक तो जीरो आ गए, और 25 इंटू 5 125, ठीक है। और 40 इंटू 60 कितना आ जाएगा 2400। और अब देखो ये 70 की मल्टीप्लाई होगी 24 प्लस x के साथ, ठीक है। तो पहले हम 70 की 24 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक तो जीरो आ जाएगी और 7 4 जा 28, 2 कैरी और 7 2 जा 14, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 70 इंटू x, तो ये आ जाएगा 1680 प्लस 70x, ठीक है। और ये 18 इंटू 80 हो जाएगा 1440, ठीक है। तो अगर इनको ऐड करेंगे आप तो इसका जो सिग्मा fi xi है मैं यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्ट, वो आ जाएगा 7830 प्लस ये भी है 70x, तो इसको अलग से लिखेंगे 70x, ठीक है। अब बेसिकली इस इक्वेशन को सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। चलिए करते हैं। तो 58 इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 140 प्लस x इक्वल्स टू 7830 प्लस 70x, ठीक है। तो यहां पे अगर हम 58 और 140 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8120 प्लस 58x इक्वल्स टू 7830 प्लस 70x, ठीक है। अब 58 उधर जाएगा माइनस में और 7830 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये आ जाएगा 8120 माइनस 7830 इक्वल्स टू 70x माइनस 58x, ठीक है। तो यहां से अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 290 इक्वल्स टू 12x और x कितना आ जाएगा 290 अपॉन 12, ठीक है। तो यहां से अगर हम डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा 24.16, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 24.16। तो इसको अगर हम एज्यूम करें या ऑलमोस्ट कंसीडर करें तो हम बोलेंगे कि 24 पीपल have joined the age group of 65 to 75, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व कर लेते हैं। खुर्जा is a city in the Indian state of Uttar Pradesh famous for the pottery. Khurja pottery is traditional Indian pottery work which has attracted Indians as well as foreigners with a variety of tea sets, crockery and ceramic tile works. A huge portion of the ceramics used in the country is supplied by Khurja and is also referred as the ceramic town. One of the private schools of Bulandshahr organized an educational tour for class 10 students to Khurja. Students were very excited about the trip. Following are the few pottery objects of Khurja. Students found the shapes of the objects very interesting and they could easily relate with the mathematical shapes with sphere, hemisphere, cylinder,
etc. Maths teacher who was accompanying the students asked following questions. A part देख लेते हैं. The internal radius of hemispherical bowl filled completely with water is 9 centimeter and radius and height of cylindrical jar in 2 is 1.5 centimeter and 4 centimeter respectively. If the hemispherical bowl is to be emptied in cylindrical jars, then how many cylindrical jars are required? तो चलिए सबसे पहले फिगर्स ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो सिलेंड्रिकल जार है वो सपोज इस तरीके से है. तो इसकी डायमेंशन क्या क्या है? रेडियस तो है 1.5 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर. ठीक है. और जो हेमिस्फेरिकल बाउल है ये इसकी डायमेंशन क्या है? 9 सेंटीमीटर रेडियस. ठीक है. तो इन दोनों के वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे. क्यों? क्योंकि हमें पता करना है कि इसमें जो वाटर है कितने इस तरह के जार में फिल हो पाएगा वो. तो हमें नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल जार्स फाइंड आउट करना है. तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों का. सपोज ये है 1 और ये है फिगर 2. तो V1 कितना आ जाएगा? हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब और आर कितना है? 9. तो 9 क्यूब हो जाएगा. और V2 कितना आ जाएगा यहाँ पे? सिलेंडर का वॉल्यूम तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई आर कितना है? 1.5 स्क्वायर और एच है यहाँ पे 4. ठीक है. तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि n सिलेंड्रिकल जार्स चाहिए. ठीक है, इसको एम्प्टी करने के लिए. तो अब हम क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं दैट V1 इक्वल्स टू n V2 मीन्स n सिलेंड्रिकल जार्स को मिला के जो वॉल्यूम बनेगा वो इस हेमिस्फेरिकल बाउल के इक्वल होगा. ठीक है. तो यहां से अगर n कैलकुलेट करना है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? V1 बाय V2 है ना. तो चलिए करते हैं. तो n इक्वल्स टू V1 क्या है हमारा? 2/3 पाई 9 क्यूब. तो इसको लिख लेते हैं 2/3 पाई और 9 को लिख लेते हैं अलग अलग. 9 इंटू 9 इंटू 9. चलिए अब क्या करना है? सेकेंड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर है. तो ये आ जाएगा 1.5 और 4 को क्या लिख लेते हैं? 2 इंटू 2 लिख लेते हैं. ये क्यों लिख रहा हूं अभी पता चल जाएगा. तो अब देखिए पाई से पाई कैंसिल. ठीक है. और इस 3 से ये 9 कैंसिल. ठीक है. तो ये जाएगा 3 टाइम्स. अब देखो जो ये 1.5 है इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर दे तो ये आ जाएगा 3. 1.5 इंटू 2 हो जाएगा 3 और इस 3 से ये 3 कैंसिल. और सिमिलरली 1.5 से अगर इस 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 3 हो जाएगा. तो इस 3 से सपोज ये 9 कैंसिल तो ये 3 टाइम्स बचा. ठीक है. तो अब ऊपर क्या बचा? n इक्वल्स टू ये 2 इंटू 3 इंटू 9. तो n कितना आ गया हमारा? 54. ठीक है. तो ऐसे 54 सिलेंड्रिकल जार्स चाहिए हमें इस हेमिस्फेरिकल बॉल को एम्प्टी करने के लिए. ठीक है. अब बी पार्ट देख लेते हैं. इफ इन द सिलेंड्रिकल जार फुल ऑफ वाटर अ कोनिकल फनल ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज इमर्स्ड देन हाउ मच वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द जार. तो इस सिलेंड्रिकल जार में हमें क्या करना है? कोनिकल शेप का सेम रेडियस और सेम हाइट का कोनिकल शेप हमें डालना है. तो सपोज ये तो उसका सरकमफेरेंस वाला एरिया हो गया और ये कोन वाला. ठीक है. तो इस तरीके से हमने ये डाला. तो इसमें से वाटर कितना आएगा? जितना इस कोन का वॉल्यूम है. तो बेसिकली हमें इस कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो चलिए कर लेते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो 1/3 पाई कितना होता है? 22/7 और यहाँ पे आर कितना है? 1.5. तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 और ये हाइट कितना है? 4. तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम? 1.5 और 4 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9. तो यहाँ से ये हो गया 22 इंटू 9/3 इंटू 7. तो यहाँ से 3 से अगर हम 9 को डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 3. 22 इंटू 3 हो जाएगा 66/7. तो ये क्या आ गया है हमारा? वॉल्यूम ऑफ वाटर विच विल स्पिल आउट इफ वी पुट कोन इन दिस सिलेंड्रिकल जार.
ठीक है बच्चों, इसी के साथ 2022 के सभी क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आपका इस साल का मैथ्स का एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।